और इसे लेकर बात करना बहुत आसान मामला नहीं है। जो लोग इस पर बात भी करते हैं वो बहुत संभल कर बोलते हैं। बीबीसी मुंडो से एक टैक्सी ड्राइवर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा, यह बहुत मुश्किल मुद्दा है और आपको सबसे पहले खुद को बचाना होगा क्योंकि इस पर प्रशासन बहुत सख्त है। कतर दुनिया के सबसे धनी देशों में शामिल है। वहाँ भी गरीबी है और इस बारे में यहाँ ठीक से बात नहीं होती है। विदेशी कामगारों को अलग थलग और बहुत दुर्गम जगहों पर रखा जाता है। मुख्य रूप से तेल और गैस से मिलने वाली आय के कारण कतर का सकल घरेलू उत्पाद 180 अरब डॉलर का है। यही वजह है कि दसियों लाख अप्रवासी मजदूर यहाँ के निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए आकर्षित होते हैं। कतर में करीब 30 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इनमें केवल 3.5 लाख या कुल आबादी का 10% ही कतर के नागरिक हैं। बाकी विदेशी हैं। कतर में नागरिकों और पश्चिमी देशों के अप्रवासियों को ऊंची तनख्वाहें और बेहतर सामाजिक सुरक्षा मुहैया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कतर ने ऊपरी तौर पर गरीबी को खत्म कर दिया है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया से आए अधिकांश अप्रवासियों के लिए सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पाकिस्तानी ड्राइवर ने बीबीसी को बताया कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों से आने वाले अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं होते और अंग्रेजी भी मुश्किल से ही बोल पाते हैं। हालांकि उनके अपने देश के मुकाबले यहाँ उनका जीवन स्तर बेहतर होता है, लेकिन अहम मसला न्यूनतम वेतन का है और अपने घर पैसे भेजने के लिए 6 लोगों के साथ एक कमरे में रहना पड़ता है। कतर विवादित कफाला प्रथा यानी प्रायोजित भर्ती को 2020 में खत्म करने वाला अरब का पहला और कुवैत के बाद पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन लागू करने वाला दूसरा देश बना। जब कफाला लागू था तब अगर कोई कर्मचारी बिना इजाजत के अपनी नौकरी बदलता था तो उसे आपराधिक मुकदमे, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ता था। नियोक्ता कभी कभी उनके पासपोर्ट जब्त कर लेते थे, जिससे मजबूरी में उन्हें असीमित समय तक देश में रहना पड़ता था। अधिकांश अप्रवासियों को नियुक्ति की फीस के तौर पर भर्ती करने वाली एजेंसियों को 500 से 3500 डॉलर यानी 40,000 से करीब 3 लाख रुपए तक देने पड़ते थे। इसके लिए उन्हें भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे उनकी स्थिति और जटिल हो जाती थी। श्रम कानूनों में सुधार के तहत ही कतर ने कानून बनाकर उन कर्मचारियों को नौकरी बदलने की इजाज़त दी जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुके हैं, और जो कंपनियां कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त करती है उन पर जुर्माने के भी प्रावधान किए गए। लेकिन इन सुधारों के बावजूद ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों का आरोप है कि अप्रवासी मजदूर कतर में प्रवेश पाने, रिहाइश पाने और नौकरी पाने के लिए अभी भी अपने नियोक्ताओं पर निर्भर हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक कंपनियां अभी भी कर्मचारियों पर नौकरी न बदलने के लिए दबाव डाल रही हैं। कतर सरकार के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि देश में जो श्रम कानूनों में सुधार किए जा रहे हैं उससे अधिकांश विदेशी कामगारों के काम के हालात में सुधार हुआ है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कतर ने 7 स्टेडियम, एक नया एयरपोर्ट, मेट्रो, सड़कें और होटल बनाए हैं। कतर की सरकार के मुताबिक स्टेडियमों को बनाने के लिए 30,000 विदेशी कामगारों को काम पर रखा गया था। इनमें से ज़्यादातर बांग्लादेश, भारत, नेपाल और फिलीपींस से हैं। विश्व कप की तैयारी के दौरान मरने वाले कामगारों की संख्या को लेकर भी काफ़ी विवाद रहा। ब्रिटिश अखबार गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर में स्थित तमाम देशों के दूतावासों से मिले आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 में जब से वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर को सौंपी गई तब से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के 6500 कामगारों की मौत हुई। लेकिन कतर ने इस संख्या को खारिज करते हुए इसे भ्रामक और गलत बताया। कतर सरकार का कहना है कि मरने वाले कामगारों में सभी वर्ल्ड कप के प्रोजेक्ट से जुड़े नहीं थे और उनमें अधिकांश की मौतें उम्र संबंधित बीमारियों या प्राकृतिक वजहों से हुई थी। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कतर सरकार द्वारा दी गई संख्या असल सच्चाई को बयान नहीं करती।